नमस्कार। आप सभी का भारतीय चित्र साधना एवं विश्व संवाद केंद्र भारत द्वारा आयोजित सिनेमा की शैक्षिक संस्थाएं, दिशा, चुनौतियां एवं अवसर इस विषय पर आयोजित वेबिनार में आप सभी का स्वागत है। मैं प्रोफेसर केजी सुरेश, पत्रकार एवं मीडिया शिक्षक, पूर्व में भारतीय जनसंचार संस्थान का महानिदेशक था और हाल ही में मुझे माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय भोपाल के कुलपति का दायित्व दिया गया है और मैं इस कार्यक्रम का मॉडरेटर यानी संचालक रहूंगा। ये कार्यक्रम का उद्देश्य भारतीय सिनेमा को बेहतर तरीके से समझना, भारतीय सिनेमा के शिक्षण प्रशिक्षण उसको बेहतर तरीके से समझना, हमारी जो शैक्षणिक संस्थाएं हैं। मेरा सौभाग्य रहा है कि एफटीआई पुणे के गवर्निंग काउंसिल में मैं रहा हूं, एसआरएफटीआई के सोसाइटी में मैं रहा हूं, नेशनल फिल्म जूरी इंडियन पैनोरमा का सदस्य रहा हूं मैं, और इस नाते मैं हमारे आज के जो यहाँ उपस्थित प्रतिष्ठित जाने माने सिनेमा जगत से जुड़े व्यक्तित्व हमारे बीच हैं, मैं उनके साथ विचार विमर्श करूंगा। मैं चाहूंगा कि शुरुआत में पहले तो मैं उनका परिचय, वैसे तो दोनों ही परिचय के मोहताज नहीं है, सिनेमा और सिनेमा अध्ययन से जुड़े सभी आप दोनों को बहुत बेहतर और नजदीकी से जानते हैं। फिर भी कार्यक्रम का एक औपचारिकता है कि मैं उनका परिचय आपको दूं बहुत संक्षिप्त में। डॉक्टर संदीप मारवा हमारे बीच में हैं। आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाने माने मीडिया कर्मी हैं। आपके लगभग 7 विश्व रिकॉर्ड आपने कायम किए हैं। आप उनके पृष्ठभूमि में जो बहुत सुंदर भव्य भवन देख रहे हैं, ये एशियन एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन की विश्वविद्यालय है, रायपुर, नया रायपुर स्थित। आप इसके चांसलर हैं। आप नोएडा फिल्म सिटी के संस्थापक हैं। आपने एशियन एकेडमी एंड फिल्म टेलीविजन में न जाने कितने हजारों, 19,000 के करीब आपने विश्व भर में मीडिया कर्मी, टेलीविजन कर्मी, सिनेमा जगत से जुड़े लोगों को आपने तैयार किया है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार आपने कई जीते हैं। आपको ग्लोबल कल्चरल मिनिस्टर की उपाधि से आप नवाजे गए हैं। इंटरनेशनल चेंबर ऑफ मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के आप अध्यक्ष हैं और आप चीफ स्काउट फॉर इंडिया भी आप मनोनीत किए गए हैं। आप मीडिया जगत के एक चमकते सितारे हैं और हजारों आपके अनुयायी हैं पूरे देश भर में, और ये हमारे लिए वाकई बहुत खुशी की बात है कि आज आप अपने अनुभव साझा करने इस मंच में आए हैं। सिनेमा जगत में ऐसे बहुत ही कम लोग होंगे, खासकर सिनेमा अध्ययन के क्षेत्र में, जो अमित त्यागी जी को या उनके नाम से वाकफियत नहीं रखते हैं। प्रोफेसर अमित त्यागी जी एसोसिएट डायरेक्टर हैं महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के MIT के स्कूल ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन। आप डीन रह चुके हैं फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के। आप सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली और FTI के आप एलमनाई हैं, छात्र रह चुके हैं, और 37 साल से आप अंतर्राष्ट्रीय फिल्म जगत से आप ताल्लुकात रखते हैं। आपने डायरेक्टर और स्क्रिप्ट राइटर रहे हैं कई पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस में, जैसे कि फिल्म डिवीजन, नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी ऑफ इंडिया और दूरदर्शन चैनल। इसमें हम पंछी एक डाल के, भारत एक खोज, सितारों की दुनिया, मेरा पप्पी क्यों नहीं हो सकता, टर्निंग पॉइंट, द एलियंस एम्ब्रेस और सभी के लोकप्रिय सुरभि, इन कार्यक्रमों के आप जो हैं उससे आप जुड़े रहे हैं। आपने कई डॉक्यूमेंट्रीज आपने तैयार किया है, जिसमें केयर गिवर्स,
आपने पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग ट्रस्ट PSBT के लिए आपने तैयार किया है नई दिल्ली में। बहता जहर जो आपने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो नदी का जो प्रदूषण है उसका आपने बनाया है। इंडिया अफ्रीका पार्टनरशिप फॉर ग्रोथ, और आपने जो है प्राइवेट सेक्टर में जाने भी दो यारों, आनंद पटवर्धन के हमारा शहर और जावेद जाफरी के साथ आपने कई फिल्मों में जो है आपने उसमें स्क्रिप्ट लेखन में और आपने डायरेक्शन में आपने मदद किया है। जैसे मैंने कहा, आप एक जाने पहचाने और सर्वसम्मानित नाम है मीडिया शिक्षण प्रशिक्षण में और मीडिया जगत में। आपका बहुत स्वागत है प्रोफेसर त्यागी। और अब हम आज का ये कार्यक्रम शुरू करते हैं कुछ ओपनिंग रिमार्क से, ताकि हमारे जो श्रोतागण हैं वो पहले इस परिवेश को समझ सकें, ताकि चर्चा जो है ज्यादा सार्थक हो, चर्चा ज्यादा प्रासंगिक हो। और मैं समझता हूं कि संदीप मारवाजी जैसे व्यक्ति जब हमारे बीच में हैं तो हम भारतीय मीडिया जगत को, विशेषकर भारतीय मीडिया जगत को, अगर आप संक्षिप्त में, मैं जानता हूं कि उस पर तो कई किताबें लिखी जा सकती है, घंटों तक आप बोल सकते हैं, लेकिन यह अन्याय है आपसे यह कहना कि 5 से 10 मिनट में आप इसको संक्षिप्त में बताएं। लेकिन फिर भी गागर में सागर भरकर अगर आप जो है ये विषय कि भारतीय सिनेमा, अगर हम, और इसमें हम सिर्फ बॉलीवुड की बात नहीं कर रहे हैं, हमें खुद परहेज है इस शब्द से, बॉलीवुड, टॉलीवुड, कॉलीवुड, ये समझ के परे है। ये एक पश्चिमी दृष्टिकोण से इसको हॉलीवुड की नकल करके आपने इसको बनाया है। भारतीय सिनेमा अपने आप में इसकी अपनी एक अस्मिता है, एक पहचान है, एक शख्सियत है। इस भारतीय सिनेमा को समझना बहुत आवश्यक है और हम चाहते हैं कि भारतीय सिनेमा के उस विविधता को, भारतीय सिनेमा के उस खूबसूरती को, उस सतरंगी उसकी जो पहचान है, उसको आप हमारे समक्ष रखें। संदीप मारवाजी। थैंक यू सुरेश जी, बहुत बहुत मेहरबानी। आपने बड़ा मेरा खूबसूरत प्रोफाइल पर डाला, शुक्रिया करता हूं। आपने मुझे यहाँ बुलाया और फिर से एक दफ़ा मौका दिया कि मैं हिंदुस्तान की मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के बारे में कुछ बातें कह सकूं। 2 लाइनें मुझे याद आ रही हैं कि सभी दिशाओं से शुभ सुंदर, भाव विचार भरे नित अंतर, पुण्य धरा बन जाए स्वर्ग ये, मेरे यत्नों से करूं ना कर। उत्तर है, दक्षिण है, पूरब है, पश्चिम है, देश है, विदेश है, आप किसी पहाड़ की चोटी पर हैं, आप समुद्र के किनारे हैं, आप किसी हरे भरे बगीचे में रंग बिरंगे फूल देख रहे हैं, या फिर आप दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला देख रहे हैं। हकीकत तो यह है कि 2 ऐसी चीजें हैं जो इन तमाम चीजों से भी ज्यादा खूबसूरत हैं, जो आपकी आंख देख सकती है, और ये 2 चीजें हैं आपकी भावनाएं और आपकी विचारधारा। और कितने मजे की बात है कि दोनों ही चीजें आपके अंदर समर्पित हैं। हकीकत तो यह है कि पूरी मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जो है इन 2 विचारधाराओं के ऊपर निर्भर करती है। आपकी भावनाएं और आपकी विचारधारा, दोनों को, इमोशंस को एनहेंस करना है और विचारों को, नए विचारों को लाकर आउट ऑफ बॉक्स सोचकर दुनिया के सामने अपने आप को एक्सप्रेस करना है। ये हमारी पूरी मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री कहना चाहती है। हकीकत तो ये है कि जब आप दुनिया के सारे प्रोफेशंस और बिजनेस का सम टोटल करें तो दुनिया का सबसे बड़ा जो बिजनेस है वो है ग्लैमर बिजनेस। जब हम हिंदुस्तान की बात करते हैं तो हमारी मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जो है वो 6वें नंबर पे आके खड़ी होती है। और 2019 के क्लोजिंग तक हम लोगों ने 2,35,000 करोड़ रुपए की टर्नओवर पूरी कर ली थी। हमारा 2025 का जो टारगेट है वो 3 लाख करोड़ का है। पेंडेमिक के आने की वजह से जरूरी बात है कि कुछ सारी चीजें होंगी, बदलाव आएंगे, वो बातें बाद में की जा सकती हैं। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसने अब तक करीब 1 करोड़ लोगों को अपनी झोली में संभाला हुआ है और तकरीबन 1 करोड़ लोगों को ये सहारा देती है। जो मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़े नहीं हैं, उसके बावजूद भी ये इंडस्ट्री लोगों को काम देती है, जैसे टूरिज्म है, हॉस्पिटैलिटी है, फूड और कैटरिंग है, इंटीरियर डिजाइनिंग है, फैशन है। इन तमाम लोगों को, तकरीबन 1 करोड़ और लोगों को इस इंडस्ट्री के साथ जुड़ के काम करके और पैसा कमाने का मौका मिलता है। जब मैं मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री कहता हूं तो इसका मतलब है, मैं बात कर रहा हूं प्रिंट, रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा, न्यू मीडिया, इवेंट्स, थीम पार्क, म्यूजिक, गेमिंग एंड मीडिया एजुकेशन।
ये तमाम चीजें जोड़कर हमारी मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री तैयार होती है। और जब हम लोग सिर्फ सिनेमा की बात करते हैं, पहले मैं थोड़ा सा ब्यौरा और भी दे सकता हूं। प्रिंट की बात करते हैं तो तकरीबन 40,000 न्यूज़पेपर इस वक्त हमारे देश में है, करीब 4,000 मैगजीन देश में 28 भाषाओं में छापी जाती है, 325 रेडियो स्टेशन है, और जो जिसमें से करीब 125 रेडियो स्टेशन जो हैं वो 24 घंटे प्रसारित हो रहे हैं। करीब 950 टेलीविजन स्टेशन है, दुनिया के सबसे ज्यादा टेलीविजन स्टेशन आज हिंदुस्तान में है, और करीब 400 न्यूज चैनल हैं हमारे देश के अंदर, 28 भाषाओं के अंदर इस वक्त जो चल रहे हैं। और जब सिनेमा की बात करता हूं तो आप समझिए कि करीब 2000 फीचर फिल्मों का 28 ऑफिशियल भाषाओं में निर्माण होता है। करीब 11,000 थिएटर हैं हमारे देश के अंदर, करीब 1.5 करोड़ लोग रोज सिनेमा देखते हैं, और हम लोग करीब 500 करोड़ टिकटें एक साल में सिनेमा की बेचते हैं। अगर हम इसको इंस्टेंटली कंपेयर करें अमेरिकन इंडस्ट्री हॉलीवुड के साथ, तो वो तकरीबन 350 करोड़ टिकटें बेचते हैं, करीब 450 फीचर फिल्में बनाते हैं। तो जहां तक हम फक्र कर सकते हैं कि हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्री जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री है, ऑडियंस वाइज, नंबर ऑफ फिल्म्स वाइज, नंबर ऑफ टिकट्स वाइज, और नंबर ऑफ लैंग्वेज वाइज, और इसको कोई compete नहीं कर सकता। और पिछले कई सालों से यह दर्जा भारत के पास इस वक्त मौजूद है। हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्री, खास तौर पे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री जो है वो हमारे देश के कल्चर को पूरी दुनिया में खूबसूरत तरीके से फैला रही है। करीब 162 देशों के अंदर हमारी फिल्मों का आयोजन होता है, या उनका प्रोजेक्शन होता है, या खरीद फरीद होती है। और हमारे हिंदुस्तान की मैं समझ सकता हूं जो रियल ब्रांड एम्बेसडर है, कल्चर एम्बेसडर है, वो हमारी हिंदी फिल्में हैं, जिसने बेहतरीन काम करके पूरी दुनिया में हिंदुस्तान को एक नया मकाम दिया है। इन शब्दों के साथ मैं समझता हूं कि सुनने वालों को ये एक अच्छा आइडिया मिल गया होगा कि मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री अपने अंदर बहुत सारी चीजें समेटी हुई है। और ये भी कहते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि जहां पेंडेमिक के अंदर बहुत सारी इंडस्ट्रीज ने चोट खाई है, वहां पर 2 सेगमेंट हमारी इंडस्ट्री के, जबकि सिनेमा को बहुत बड़ी चोट पड़ी है और करीब 15,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू का लॉस हो चुका है। उसके बावजूद भी टेलीविजन की जो न्यूज चैनल है वो तकरीबन 40% ग्रो किया है, जो गेमिंग है वो तकरीब 700% ग्रो की है। और जहां तक मीडिया और एंटरटेनमेंट में न्यू मीडिया का सवाल आता है, ये भी समझना जरूरी है कि हमारे देश में तकरीबन 120 करोड़ मोबाइल फोन हैं, और उसमें से 40% मोबाइल यानी कि 48 करोड़ मोबाइल जो हैं वो इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, और उनमें एंटरटेनमेंट का जो शब्द है वो बड़ी आसानी से जुड़ा हुआ है। मैं वापस आपको चाहता हूं कि अब आप गाड़ी को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद संदीप जी। आपने भारतीय सिनेमा का, भारतीय मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का आपने जो है, जो विशाल रूप है, विश्व रूप, अगर मैं ये शब्द का प्रयोग करूं, तो वो आपने जो है हमारे श्रोताओं को, हमारे इस कार्यक्रम के दर्शकों को आपने दिखाया है। धन्यवाद। हम इस पर आगे चर्चा जारी रखेंगे। अब इससे पहले कि हम अपना विमर्श शुरू करें, मैं चाहूंगा प्रोफेसर अमित त्यागी जी, क्योंकि आज का विषय हमारा जो है सिनेमा की शैक्षणिक संस्थाएं हैं, आप बहुत करीब से जुड़े हुए हैं, आज भी आप सिनेमा अध्ययन से जुड़े हुए हैं, सिनेमा जगत से जुड़े रहे, टेलीविजन से जुड़े रहे, और आप FTI के डीन रहे हैं। मैं चाहूंगा कि सिनेमा एजुकेशन, मीडिया स्टडीज, इस क्षेत्र में, चाहे वो FTI, SRFTI और भी जो देश भर में निजी क्षेत्र में सिनेमा का एक जो सिनेमा शिक्षण का, प्रशिक्षण का जो है एक चित्र, अगर आप हमारे श्रोताओं के जानकारी के लिए प्रस्तुत करें। कोशिश जरूर करूंगा। हो सकता है आपने जिन शब्दों में मुझे और ये सब्जेक्ट को डिस्क्राइब किया है उसको पूरी तरह से उतना ऊंचे तो नहीं बता पाऊंगा, पर जितना आता है उतना जरूर बताऊंगा। एक्चुअली हिंदुस्तान में एक बड़ा मिसकंसेप्शन है कि
फिल्म इंडस्ट्री ने कभी फिल्मों के बारे में और फिल्म एजुकेशन के बारे में, अगली जनरेशन को ट्रेन करने के बारे में नहीं सोचा। ये पूरी तरह से गलतफहमी है। एक्चुअल हिस्टोरिकल फैक्ट ये है कि न्यू थिएटर्स में सन 1930 में प्रमथेश बरुआ, पीसी बरुआ, जिन्होंने पहली देवदास बनाई थी, देवदास की सक्सेस के बाद बरुआ ने रशिया के फिल्म स्कूल को उस जमाने में लिखा था, जो कि दुनिया का अकेला फिल्म स्कूल था, कि क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? मैं चाहता हूं कि हिंदुस्तान में आगे आने वाले फिल्म मेकर्स को हम ट्रेनिंग दें, तो क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? वो रशियंस के रिकॉर्ड में लेटर है, और उसके लिए उन्होंने, क्योंकि वो आसाम के प्रिंस थे, उन्होंने कहा था हम आसाम में जमीन भी दे देंगे फिल्म इंस्टीट्यूट बनाने के लिए। बात वहां से शुरू होती है, इतने दिन पहले से। लेकिन उसके बाद आई गई हो गई, स्टूडियो सिस्टम खत्म हो गया, 40s में इंडिपेंडेंस आई। 1951 में भारत सरकार ने एक पाटिल कमेटी नाम से समिति बनाई थी, जिसने कि पूरा सिनेमा इंडस्ट्री और सब चीज़ों का रिव्यू किया था। उस कमेटी ने ये रेकमेंड किया था कि भारत सरकार को अगर अच्छी फिल्में बनवानी हैं तो इन्हें चाहिए कि आप फिल्म मेकर को ट्रेन करें कहीं पर। ये 51 में रिपोर्ट पार्लियामेंट में पेश की गई थी, बहुत सारी सरकारी रिपोर्टों की तरह फाइलों में दबकर बैठ गई होगी कहीं। किसी वजह से 58-59 में उस प्रपोजल को रिवाइव किया गया और 1960 में फिल्म इंस्टीट्यूट पूना में बनाया गया। उस वक्त इसका नाम फिल्म इंस्टीट्यूट ही था। टेलीविजन शब्द बाद में जुड़ा था 1971 से, लेकिन उस वक्त इसका नाम फिल्म इंस्टीट्यूट ही था। जो आप शत्रुघ्न सिन्हा और सुभाष घाई और जया बच्चन और नवीन निश्चल की बात सुनते हैं, वो सब FTII के ग्रेजुएट नहीं थे, बल्कि फिल्म इंस्टीट्यूट के ग्रेजुएट थे। उस समय नाम यही था। खैर, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूँ। टेक्निकली, हिस्टोरिकली फिल्म इंस्टीट्यूट से पहले एक जगह पर फिल्म मेकिंग की ट्रेनिंग दी जा रही थी। वो था बेंगलोर का विश्वेश्वरैया इंजीनियरिंग कॉलेज, जहाँ पे कि पहला फोटोग्राफी और उससे अलाइड सिनेमेटोग्राफी की ट्रेनिंग 1952 से शुरू कर दी गई थी। उसके पहले ग्रेजुएट थे गुरुदत्त के कैमरामैन श्री VK मूर्ति, जिन्हें बाद में दादा साहेब फाल्के अवार्ड और पद्मश्री बहुत कुछ मिला था। वो, और उनके बाद गोविंद निहलानी भी वहीं के ग्रेजुएट हैं, जो कि एक उतने ही जाने माने फिल्म मेकर हैं। ये संस्थान FTI से पहले से ट्रेनिंग दे रही थी। FTI के बाद 1965-66 में तमिल इंडस्ट्री ने अडयार में अपना फिल्म इंस्टीट्यूट शुरू किया था स्टेट के लिए, जो कि तमिल में पढ़ाता था फिल्म मेकिंग, और सिर्फ तमिलनाडु में रहने वाले लोगों के लिए रीजनल इंस्टीट्यूट था। ये दोनों इंस्टीट्यूट चलते रहे थे। अब इसमें कुछ चीजें गड़बड़ हो रही थी, वो मैं आपको बताता हूं। फिल्म इंस्टीट्यूट फिल्म मेकिंग के हर एक डिसिप्लिन में 10 से 12 लोग लेता है। उसका मतलब है हर साल 40 से 45 लोगों को डिप्लोमा देके ग्रेजुएट कर रहा है 1960 से। उस जमाने में भी 60s और 70s में भी हिंदुस्तान में 400-500 फिल्में बनती थी साल की, और उस इंडस्ट्री का अगर आप सिर्फ स्टैटिस्टिकली कैलकुलेट करें कि इनको कितने नए आदमी साल में चाहिए, तो वो 45 से कहीं ज्यादा होंगे। अब वो फिर लोग कहाँ से आते थे? तो फिर भी अनट्रेंड लोग आते रहे इंडस्ट्री में, क्योंकि FTI और जो गवर्नमेंट के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस थे, इनका आउटपुट बहुत कम था। इस सब की वजह से 80s तक आते आते मास मीडिया के कोर्सेज काफ़ी यूनिवर्सिटी में आए। गवर्नमेंट ने खुद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन शुरू किया था,
जहां पे कि फिल्म मेकिंग मेन सब्जेक्ट नहीं था बल्कि मास मीडिया का एक कंपोनेंट था। फिर 90s में जैसे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज आई तो उनमें भी काफी लोगों ने मास मीडिया के कोर्सेज खोले, और कुछ वेंचरसम लोगों ने, जैसे कि संदीप जी जो यहाँ बैठे हैं, जो दूर की बात सोचते हैं, इन्होंने उस जमाने में फिल्म इंस्टीट्यूट प्राइवेट शुरू किए, बंबई में विस्लिंग वुड शुरू हुआ। ये सबसे पुराने फिल्म इंस्टीट्यूट हैं। अब तक आते आते यूजीसी का एस्टिमेशन है कि मास मीडिया वाले कोर्सेज करीब 110 यूनिवर्सिटीज में ऑफर होते हैं। इसके अलावा एआईटीसी का ये ऐसा मानना है कि करीब 150 इंस्टीट्यूट और हैं, इंजीनियरिंग और टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जो फिल्म मेकिंग को वीडियो मेकिंग के नाम से पढ़ाते हैं। इसके अलावा हैं ये स्टैंड अलोन फिल्म इंस्टीट्यूट, जैसे कि एफटीआई, विस्लिंग वुड्स, एसआरएफटीआई, जो साल के 40 से 50 लोग निकालते रहते हैं हर साल 3 साल के कोर्सेज में, क्योंकि इन इंस्टीट्यूशंस में थिंकिंग अभी भी बहुत पुराने स्टाइल का है, जो कि आज के ज़माने के लिए रेलेवेंट नहीं है। अब वो थिंकिंग पे ही विचार करने के लिए सुरेश जी और अरुण जी ने हमें यहाँ बुलाया है, तो बस इतना कहना काफ़ी है। अब आगे सुरेश जी जैसा कहेंगे वैसा ही बोलेंगे। धन्यवाद अमित जी, बहुत विस्तृत जानकारी, बहुत नई जानकारियां आपने दी है। खासकर जो रशिया में इसकी जो एक शुरुआत के कहीं बीज छुपे हुए थे, वो शायद उसके बारे में बहुत जानकारी नहीं है। आपने ये नई जानकारी कई लोगों के साथ शेयर किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। संदीप जी, अब अपना पैनल डिस्कशन शुरू करते हैं और मैं आपसे शुरू करना चाहूंगा। देखिए, हम जब पाठ्यक्रम की बात करते हैं, ये तो हमने फिल्म जगत को समझा, फिल्म के जो अन्य कोर्सेस जो हो रहे हैं, एक तो कमर्शियल एक ऑब्जेक्टिव होता है, लेकिन कहीं ना कहीं शिक्षा के बारे में जब हम सोचते हैं तो कहीं ना सृजनात्मकता की बात होती है, तो कहीं ना कहीं उसमें कंटेंट के बारे में भी काफी हम लोग सोचते हैं। कंटेंट की दिशा में क्या हम सिर्फ टेक्नीशियन तो नहीं तैयार कर रहे हैं, हम कंटेंट क्रिएटर्स तैयार कर रहे हैं, और किस किस्म के कंटेंट को हम तैयार कर रहे हैं। क्या ये कंटेंट समाजोन्मुखी है? क्या ये हमारे समाज के लिए है, या हम पश्चिम से टेक्नोलॉजी का तो प्रभाव होता है, लेकिन क्या कंटेंट में भी प्रभाव हुआ है कि हम लोग अपने जो राष्ट्रीय ध्येय है, राष्ट्रीय उद्देश्य हैं, हमारे राष्ट्रीय मुद्दे हैं, क्या इसको हमने दरकिनार कर कर हम कुछ नए नैरेटिव्स की ओर चले गए हैं? तो ये कंटेंट कितना महत्वपूर्ण है। आप भी निजी क्षेत्र में, आप कई दशकों से आप विश्वविद्यालय तक चला रहे हैं, तो पाठ्यक्रम में कंटेंट कितना महत्वपूर्ण है, या टेक्नोलॉजी ही हावी रहा है? ये सवाल पहले मैं जानना चाहूंगा, इसके बाद अगले सवाल में। जी हाँ, मैं आपकी तरह पूरी तरह सहमत हूँ। मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूंगा कि जब मैंने AAFT की योजना तैयार की थी, उससे पहले मैं ये जानता था कि स्टैंड अलोन फिल्म स्कूल जो है वो हवा में अकेला नहीं चल पाएगा। तो उस फिल्म एजुकेशन को दिमाग में रखते हुए, एक इंस्टीट्यूट को दिमाग में रखते हुए मैंने पूरी फिल्म सिटी की योजना तैयार की। और आज मैं बड़ी खुशी से ये कह सकता हूं कि नोएडा फिल्म सिटी दुनिया की सबसे तेज दौड़ने वाली फिल्म सिटी है। 100 एकड़ का ये कॉम्प्लेक्स है, जिसमें 75 एकड़ आउटडोर, 25 एकड़ इंडोर, 16 स्टूडियो, करीब इन 16 स्टूडियो से 320 चैनल, करीब 162 मुल्कों में 24/7 प्रसारित हो रहे हैं। करीब 17,000 मीडिया कर्मी नोएडा फिल्म सिटी में काम कर रहे हैं, और करीब 1 लाख से भी ज्यादा लोगों को रोजी रोटी कमाने का मौका मिल रहा है। तो जो मेरा फिल्म इंस्टीट्यूशन तैयार करने का जो मकसद था, वो शायद कमर्शियल तो था ही नहीं, क्योंकि मैं आर्ट और कल्चर से बचपन से जुड़ा हुआ हूं, और मैं चाहता था कि कुछ एक ऐसा अलग से काम करके दिखाया जाए, ऐसे मीडिया कर्मी तैयार किए जाएं जो दुनिया को और देश को कुछ अलग दे सकें और हमारे देश का नाम रोशन हो सके।
मुझे खुशी इस बात की है कि मैं अपनी इस उम्मीद को लेकर काफी हद तक आगे बढ़ा और काफी हद तक मैं पहुंचा भी हूं। जब मैंने फिल्म स्कूल खोला तो लोगों ने मुझे बेवकूफ समझा, क्योंकि तब तक फिल्म स्कूल जो है सिर्फ सरकारें खोला करती थी। दुनिया के विभिन्न देशों में आप चले जाइए, यूरोप में चले जाइए, वहां पर सभी फिल्म स्कूल जो थे वो सरकारी थे, भारत उनकी सरकार चलाती थी। और यहाँ पर मेरे से पहले 3 जो चर्चित स्कूल थे, चाहे वो FTI रहा हो, चाहे जामिया रहा हो, चाहे मद्रास का फिल्म स्कूल रहा हो, वो तीनों सरकारी थे और सरकारें उनको चलाती थी। लोगों को ये शक था कि निजी फिल्म स्कूल जो है वो नहीं चल सकता, और क्योंकि फिल्म कोर्सेज इतने महंगे होते हैं कि उसको एक इंडिविजुअल या एक प्राइवेट संस्था नहीं चला सकती है। आपकी फीस तो 1 लाख रुपया, खर्चा उस पर 10 लाख रुपया हो रहा है, तो वो बाकी खर्चा कौन देगा? ये लोगों का एक शक सा बन गया कि इसका मतलब कोर्सेज ठीक नहीं होंगे। तो यहां आकर सबसे इंपॉर्टेंट बात आ गई कि एक ऐसा करिकुलम प्रेजेंट किया जाए जहां लोग उससे अट्रैक्ट हों और वो बाकी 3 चलते हुए इंस्टीट्यूट से अलग हो। और ये मेरी खुशकिस्मती थी कि 1991 में, 92 में और 93 में चैनल की एक होड़ हो गई। एक एक करके चैनल खुलने शुरू होने वाले थे। 1993 में चैनल खुलने शुरू हो गए, और जिन मीडिया कर्मी को हम यहाँ से तैयार कर रहे थे, वो मीडिया कर्मी धड़ाधड़ जो है उनकी प्लेसमेंट अच्छे अच्छे नए चैनलों में शुरू हो गई। यहाँ तक कि जो पहला प्राइवेट चैनल ZTV मारवा स्टूडियो से लॉन्च हुआ, सहारा, महुआ, प्रज्ञा, ETV, NDTV, स्टार न्यूज, ये सभी चैनल जो हैं ये मारवा स्टूडियो से, नोएडा फिल्म सिटी से पैदा हुए। उसका भी हम लोगों को बहुत बेनिफिट मिला। और स्टूडेंट्स की जो है एक बहुत बड़ी प्रैक्टिस हो गई कि सीखते ही उन्होंने छोटी स्क्रीन के लिए काम करना शुरू कर दिया, और बड़ी स्क्रीन के जो सपने उन्होंने बांधे थे वो धीरे धीरे करके पूरे होने शुरू हो गए। अब रही बात कंटेंट की, पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप अपने करिकुलम में क्या सिखाना चाह रहे हैं। क्योंकि देखिए, आप इस बात को मान के चलिए कि फिल्म, टेलीविजन और मीडिया का एक ऐसा क्षेत्र है जहां पे पैशनेट लोगों की जरूरत है, डेडिकेटेड लोगों की जरूरत है, ऐसे लोगों की जरूरत है जो इस लाइन के लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं। उनका ये मकसद है, उनको अपने आप को एक्सप्रेस करना जो है वो उनका असली मकसद है। आम जनता तक पहुंचना उनका तात्पर्य है, ये गोल है उस आर्टिस्ट का। तो इसके अंदर स्पेशलाइजेशन भी लाना बहुत जरूरी था। तो हम लोगों ने ऐसे कोर्सेज डिजाइन किए कि जिनके अंदर बच्चे अपने अपने कोर्सेज में, अपने अपने सब्जेक्ट में स्पेशलाइज कर जाएं, और साथ में पूरी इंडस्ट्री के बारे में एक बहुत बड़ा ब्यौरा, एक बहुत बड़ा शिक्षा लेके साथ चलें, ताकि उनको इंडस्ट्री में जाने पर ये तकलीफ ना हो कि उनके साथ वाला आदमी क्या कर रहा है उन्हें पता ही नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हम लोगों ने सारी ट्रेनिंग को एक नया रूप दिया। मैं देश भर और दुनिया भर के तमाम फिल्म स्कूलों को स्टडी किया, और उनमें से जो सबसे अच्छी चीजें थी उनको चुनकर अपने करिकुलम में डाला। और शायद यही वजह थी कि आज भी 19,000 स्टूडेंट जो एशियन एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन AAFT यूनिवर्सिटी से निकला है, उसमें से 90% स्टूडेंट इस वक्त मीडिया में अपनी मनपसंद के डिपार्टमेंट्स के अंदर काम कर रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जितनी भी फिल्म की ट्रेनिंग है वो बड़ी पर्सनलाइज ट्रेनिंग है। जैसा अभी अमित त्यागी जी ने जिक्र किया कि बहुत छोटे छोटे बैचेस लेकर उनको तैयार किया जाता था, वो प्रथा आज भी है और कल भी रहेगी, क्योंकि फिल्म एज सच इज अ वेरी एक्सपेंसिव मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन। कई करोड़ों रुपए की फिल्म बनती है, कई लाखों रुपए के टेलीविजन प्रोग्राम बनते हैं, और प्रोड्यूसर, डायरेक्टर या जो ऑर्गेनाइजेशन है वो हमेशा ये चाहती है कि जो आदमी मेरा कैमरा संभाले, एडिटिंग संभाले, मेरी डायरेक्शन संभाले या एक्टिंग कर रहा है, वो पूर्ण रूप से तैयार होके मेरे पास आए, क्योंकि फिल्म बनाते वक्त ट्रेनिंग देने का इस वक्त समय नहीं रहा है। तो ये करिकुलम जो है ये रीडिजाइन किए हम लोगों ने दोबारा से। बार बार हमें मौका मिला, क्योंकि हमने 3 साल के ग्रेजुएशन अंडर ग्रेजुएट कोर्स, 2 साल के मास्टर कोर्सेज, 4 साल के ऑनर्स, 3 साल के शॉर्ट टर्म और 1 साल का डिप्लोमा हम लोगों ने शुरू किया। जितने लोग, मेरे पास बहुत सारे लोग जो इंडस्ट्री से आए, जैसे अमित त्यागी साहब ने जिक्र किया कि अनट्रेन्ड लोग, क्योंकि रिक्वायरमेंट ज्यादा थी
और ट्रेनिंग का जो हिस्सा था बहुत छोटा था, तो जो अनट्रेन्ड लोग इंडस्ट्री में चले गए थे उन लोगों को हमने वापस बुलाया और उन्हें एक शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग देकर उन्हें तैयार किया। ऐसे हम लोगों ने बहुत सारे लोग तैयार किए जो वापस आकर तैयार हुए और उनको रियल कंटेंट मिला फिल्म टेलीविजन की पूरे मीडियम का, और वापस जाकर वो लोग ज्यादा कामयाब हो सके। जी, धन्यवाद। संदीप जी, आपने बहुत विस्तृत तरीके से बताया किस तरीके से ट्रेनिंग कैसे माइन्यूटली प्लान किया गया और सबसे बेस्ट जो पूरे विश्व में था उसको आपने लिया। मैं इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए प्रोफेसर अमित त्यागी से वही समझना चाहूँगा कि देखिए, हम लोग जब कोई कोर्स करिकुलम हम लोग शेयर करते हैं अपने छात्रों के साथ, तो हम बिब्लियोग्राफी देते हैं, रेफरेंस बुक्स देते हैं, और फिल्म इंस्टीट्यूशंस में मैक्सिमम जो उनका होता है वो मैक्सिमम पश्चिमी फिल्म्स होते हैं, जहाँ से, या वेस्टर्न फिल्म्स। अब तो खैर ईरानियन फिल्म्स भी आने लग गए हैं और मुल्कों के जो है विकासशील मुल्कों के फिल्म्स भी आने लगे हैं, लेकिन ज्यादातर एक हम अमेरिकन और ब्रिटिश और फ्रेंच सिनेमा से ज्यादा प्रभावित हम लोग रहे हैं। और कहीं ना कहीं इसके चलते क्या हमारा फिल्म मेकिंग जमीन से जुड़ पाया है? क्या हमारी जो फिल्म मेकिंग है वो पश्चिम से इतना प्रभावित हो गया है? क्योंकि अगर आप देखेंगे कि पश्चिम में चाहे वो स्लम डॉग मिलियनेयर हो या आप कोई और फिल्म देखिए, जहां भारत को एक तरह से एक लैंड ऑफ मैजिक, लैंड ऑफ, या कोई जेम्स बॉन्ड के भी मूवीज अगर आपने देखे हैं तो उसमें भी आप देखेंगे कि लैंड ऑफ महाराजा, लैंड ऑफ स्नेक चार्मर्स, रोप ट्रिक, वो जो एक इमेज जो आपके फिल्म्स का, वेस्टर्न फिल्म्स जिनको सेलिब्रेट भी किए गए हैं, ऑस्कर भी मिले हैं, वो ज्यादातर उन फिल्मों को मिले हैं जहां इंडिया का एक स्टीरियोटाइपिंग हुआ है। और उसी एजुकेशन सिस्टम से, उसी रेफरेंस से हमारे ज्यादातर छात्र जो है जो रूबरू हुए हैं। तो ऐसे में आपको लगता है कि आज का पाठ्यक्रम बदलते हुए भारत, जो भारत आज एक नए भारत की हम कल्पना करते हैं, जहां हम एक विश्व गुरु बनने की ओर बढ़ रहे हैं, एक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आ गई है, क्या फिल्म स्टडीज या फिल्म पाठ्यक्रम उस विजन के अनुकूल है, अनुरूप है? इस पर आपका क्या विचार है, प्रोफेसर अमित त्यागी जी? देखिए, दो चीजें हैं। सबसे पहली बात, थोड़ा सा इतिहास जानना जरूरी है। अगर आप हिंदुस्तान में सिनेमा आने के बाद की बात करें तो यहाँ पर हॉलीवुड की फिल्म इतनी पॉपुलर थी जिनका कि आज अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि हमारा प्रोडक्शन बहुत कम था। उसके बाद साउंड की फिल्में आनी शुरू हुई। अब आलम आरा के रिलीज के बाद पहली बार भारतीय फिल्म में एक ऐसी चीज आई जो हॉलीवुड की फिल्म में नहीं आ सकती थी, वो था गाना। आलम आरा में 32 गाने थे। उसका प्रिंट अब मौजूद नहीं है, तो इसलिए सिर्फ उसके पोस्टर और स्क्रिप्ट की कॉपीज मौजूद हैं। लेकिन बेसिकली भारतीय फिल्म का जो रूप है, गाने समेत कहानी कहना, और वो खाली हिंदी फिल्म का नहीं है, वो तमिल, तेलुगु, बांग्ला, मलयालम हर भाषा की फिल्म का है। ये स्वरूप तभी आया जबकि गाने हिंदुस्तान की फिल्मों में आने शुरू हुए। उसके बाद यहाँ हॉलीवुड के पैर उखड़े और वो अब डब्ड फिल्मों के जमाने तक वापस नहीं जम पाए कभी। हिंदुस्तान दुनिया का अकेला मार्केट है जहां हॉलीवुड की फिल्म लोकल फिल्मों से कम चलती है आज भी। उसका सिर्फ कारण ये है कि हमारी फिल्म का जो मूल रूप है, गाना जिस पे कि हम आधारित हैं, वो हमारे कल्चर से यूनिक है और वो कहीं और नहीं होता है। अब एक तरफ तो ये हिस्टोरिकल फैक्ट है जो आज भी सत्य है। अब दूसरी तरफ ये बात है कि आप सिर्फ अपनी फिल्म देखकर आज की दुनिया में नहीं जी सकते।
तो आप ये भी चाहते हैं कि तकनीकी रूप से और बाकी रूप से मेरी फिल्म ऊंचे स्टैंडर्ड की हो। जब आप वो कैसे करेंगे कि आप विदेश की फिल्में देखेंगे, चाहे वो अमेरिका हो या जर्मनी हो या जापान हो या ऑस्ट्रेलिया हो, सभी की फिल्में देखेंगे। और ये हम ही नहीं करते, बाकी दुनिया भी यही करती है। अब उसमें प्रॉब्लम ये आती है कि आप जब पूरी दुनिया की फिल्में देखेंगे और उनमें जो टेक्निक और क्राफ्ट एम्प्लॉय किया गया है उसको आप किस हद तक अपनी फिल्मों में जोड़ पाएंगे, ये चैलेंज आपके पास है, आज भी है, कल भी था और मेरे अनुसार कल भी रहेगा। क्योंकि ये हमारे यहाँ प्रॉब्लम नहीं है, ये एक बेसिक समस्या है जिससे हमें डील करना है। पर अब हम ये लड़कों को बताते हैं कि जब हिंदुस्तान में लड़का फिल्म देख ट्रेनिंग के लिए आज आता है, फिल्म स्कूल के दरवाजे पर उसे हिंदी फिल्म के बारे में पता है, उसे हॉलीवुड के बारे में पता है, अगर वो नॉन हिंदी स्पीकिंग रीजन से है तो उसे तमिल या तेलुगु के बारे में भी पता है। आप दुनिया में कहीं चले जाइए, कोई लड़का आपको नहीं मिलेगा जो फिल्म स्कूल पे एंट्री के टाइम 3 अलग अलग तरह के सिनेमा का ज्ञान रखता हो। लेकिन यहाँ बिना पूछे लड़का उस ज्ञान को लेके आ रहा है। हमारा मेन चैलेंज ये है कि उसका जो ये ज्ञान है इसको आगे कैसे बढ़ाएं, उसको अपने आइडियाज को स्वरूप देने में मदद करना, ये हमारा मेन चैलेंज है। ये खाली हमारा चैलेंज नहीं है। अगर आप इसको बड़ी समस्या के रूप में देखें तो मैं आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल देता हूं। राम मंदिर बन रहा है अयोध्या में। हिंदुस्तान में विश्व भर में रिकॉग्नाइज्ड आर्किटेक्ट हैं। बीवी दोषी दुनिया के सबसे रेस्पेक्टेड आर्किटेक्ट हैं और भी नाम हैं। कम से कम नहीं तो 50 इंस्टीट्यूशन हैं बहुत अच्छे जो आर्किटेक्चर सिखाते हैं। लेकिन जब भी मंदिर बनने की बात आती है तो हम किसी आर्किटेक्ट के पास नहीं जाते हैं, हम सोमपुरा परिवारों के पास जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि हमारे कोई भी आर्किटेक्चर का स्कूल आज तक नहीं है जो मंदिर डिजाइन करने के बारे में बताता हो। और ये खाली मंदिर की बात नहीं है, मस्जिद जब नई बनती है उसमें भी यही प्रॉब्लम आती है। कोई आर्किटेक्चर का स्कूल नहीं है दुनिया में जो वो पढ़ाना सिखाता हो। तो ये खाली फिल्मों की समस्या नहीं है, ये एक लार्जर कल्चरल समस्या है जिसका कोई आसान हल नहीं है। उसका हल हर क्षण नया होता है और हर लड़का हर लड़की के साथ नए रूप में निकलता है। यानी कि आपका ये कहना है कि वो भारतीयता, वो संस्कृति से जो रूबरू कराना, ये भी फिल्म स्कूल्स और मीडिया स्कूल्स और बाकी शैक्षणिक संस्थाओं को भी जो है अपने पाठ्यक्रम में समावेश करने की आवश्यकता है। करना पड़ेगा, उसका कोई ऑप्शन नहीं है। नहीं तो आप लड़के को पढ़ाएंगे कैसे? क्योंकि जब तक वो फिल्म स्कूल में आया है तब तक वो वही सीख के आया है। आपको उसी पे आगे बिल्ड करना है, ना कि ये कहना है कि भाई अब तक तू जो करके आया है वो पागलपन है, अब मैं तुझे पढ़ाऊंगा। अगर वो करेंगे तो फिर पढ़ा ही नहीं पाएंगे ना उसको। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। संदीप जी से पूछिए, इन्हें मेरे से ज्यादा एक्सपीरियंस है इस बात का। संदीप जी, आपसे इसी को आगे बढ़ाते हुए मेरा सवाल ये है कि क्योंकि पहले त्यागी जी ने भी इस बात को जी जी कि कम स्टूडेंट्स को ही हम लोग जो है, चाहे वो FTI पुणे रहा हो और अन्य मीडिया स्कूल रहा हो, हम FTI ने भी कुछ साल पहले, मैं जब IIMC में महानिदेशक था और FTI गवर्निंग काउंसिल मेंबर था, तो हमने इसका एक विकेंद्रीकरण का एक प्रयास किया। FTI ने शॉर्ट टर्म कोर्सेस, कोई 1 महीना तो कोई 15 दिन का एक कोर्सेस का पूरे देश में इंस्टीट्यूशन में हमने भी एक एग्रीमेंट किया था, MOU साइन किया था FTI के साथ IMC में, और जिसका उद्देश्य जो है, चाहे वो सिनेमेटोग्राफी हो, स्क्रिप्ट राइटिंग हो या फिल्म एक्टिंग हो, इन तीनों विषयों पर हमने शॉर्ट टर्म कोर्सेस करवाए। तो एक डेमोक्रेटाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन, क्योंकि FTI की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो इतने स्टूडेंट्स को अकोमोडेट कर सके, लेकिन हम अलग अलग
एक सहयोग के साथ, एक कॉपरेशन के साथ फिल्म स्टडीज को हम डिसेंट्रलाइज कर सकते हैं शॉर्ट टर्म कोर्सेज के द्वारा। तो क्या आप नहीं समझते हैं कि फिल्म स्टडीज जो एक एलीट माना गया, या बहुत ही पैशनेट बच्चे एनएसडी से पढ़कर आगे निकलकर कुछ मुट्ठी भर बच्चे ही तैयार कर पाए, जबकि जैसे प्रोफेसर त्यागी ने भी कहा कि जरूरत बहुत ज्यादा स्किल्ड लोगों की है, लेकिन उतने स्किल्ड लोग हम लोग तैयार नहीं कर पाए। ये अलग बात है कि आप जब से निजी क्षेत्र में आए तब से लेकर संख्या बढ़ गई है, 19,000 लोगों को तो आपने ही तैयार किया है। लेकिन ये जो फिल्म एजुकेशन का एक डिसेंट्रलाइजेशन, और इसको हम राइट फ्रॉम द स्कूल लेवल, अब तो हाँ देखिए, मैं 11वीं 12वीं का करिकुलम देखता हूँ, ओपन स्कूल में भी देखता हूँ, तो मैं खुद सिलेबस कमेटी में रहा, तो हम लोग मास कम्युनिकेशन इंट्रोड्यूस कर चुके हैं 11वीं और 12वीं में। तो आपको नहीं लगता है कि फिल्म स्टडीज जैसे महत्वपूर्ण विषय जो है राइट फ्रॉम द स्कूल करिकुलम हमको शुरू करने की आवश्यकता है? सर, मैं पहले तो आपको ये बता दूं कि पिछले 27 साल से हम लोग शॉर्ट टर्म कोर्सेज चला रहे हैं, जिन्हें हम स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज कह रहे हैं। शायद सरकार ने बाद में सोचा था, हमने 1993 में सोचकर स्किल डेवलपमेंट के नाम से ही ये कोर्सेज लॉन्च किए थे, जिसके अंदर कैमरा ट्रेनिंग, एडिटिंग ट्रेनिंग, ग्राफिक्स, एनिमेशन, एक्टिंग, डायरेक्शन, साउंड, ये सभी कोर्सेज उसके अंदर मौजूद थे। और शॉर्ट टर्म कोर्स का मतलब ये नहीं होता कि चंद दिन। शॉर्ट टर्म कोर्स का मतलब हुआ कि मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे 10 to 4, और तकरीबन 400 से 500 घंटे की ट्रेनिंग 3 महीने के अंदर लेकर जब स्टूडेंट बाहर निकलता है तो उसके पास हकीकत में 1 साल का करिकुलम तैयार होके निकलता है। तो वो टोटली ट्रेंड है, ऐसा नहीं है कि वो ट्रेंड नहीं है, और काम करने के काबिल है। उन्हीं लोगों ने, उन्हीं बच्चों ने आज बेहतरीन नाम कमाया है इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के अंदर। पहले तो ये कहूं, और उसकी वजह से ही आज AFT पहचाना जा रहा है, और दुनिया के पहले 10 सबसे बड़े फिल्म स्कूल में आज AFT का नाम आता है। अब रही बात, मैं पिछले सवाल का भी एक जवाब देना चाह रहा था कि हिंदुस्तानी फिल्मों का जो एक सबसे बड़ा जो गुण है वो है होलसम एंटरटेनमेंट, कि जब आप 2-2.5 घंटे के लिए थिएटर में चले गए तो आप अपने आप को भूल गए और आप उस दुनिया में झूम गए जो हम आपको दिखाना चाहते हैं। हमारे हिंदुस्तान की सारी फिल्मों का एक बहुत बड़ा और क्वालिफिकेशन है कि हमारी 90% फिल्में जो हैं वो सोशल सब्जेक्ट को टच करती हैं, और आप किसी भी फिल्म को उठा के देख लीजिए, वो कहीं ना कहीं से या तो महाभारत से जुड़ी होगी या रामायण से जुड़ी होगी। और यही वजह है कि हमारी पूरे हिंदुस्तान की फिल्में जो हैं वो हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि तकरीबन 160 मुल्कों के अंदर देखी जा रही हैं। और उसके अंदर जो सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन है वो है हमारी प्रोजेक्शन ऑफ राइट इमोशन, कि हम लोग अपनी फिल्मों के अंदर जो इंसानियत है, ह्यूमैनिटी है, जो फीलिंग्स हैं, उनको बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। ये स्पेशलाइजेशन है हमारी हिंदुस्तानी फिल्मों की। बाकी तो ये है कि जो कंटेंट की आप बात कर रहे थे उसमें ये मैं कहना चाह रहा था कि इतना रहे ख्याल सताने के साथ साथ कि हम भी बदल रहे हैं जमाने के साथ साथ। आप ये भूल रहे हैं लोग कि हमारे बच्चे, हम बूढ़े हो रहे हैं, हमारे बच्चे जवान हैं, उनके भी बच्चे होने वाले हैं, और पूरा हिंदुस्तान बदल चुका है। हिंदुस्तान अब कोई एक पिछड़ा मुल्क नहीं रहा है। आप हिंदुस्तान की जो सिटीज हैं दे आर एज गुड एज यूरोपियन सिटीज। आज दुनिया के अंदर जो चीज मौजूद है वो हिंदुस्तान में मौजूद है। तो ये लोग इस चीज को क्यों भूल जाते हैं कि यहाँ भी 950 टेलीविजन चैनल आ रहा है और पूरी दुनिया को आप एक साथ बैठकर देख सकते हैं, तो उसका प्रभाव फिल्मों पे भी पड़ेगा। तो हमको भी अपनी फिल्में जो हैं उतनी कलरफुल, उतनी अट्रैक्टिव, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे उनके अंदर बहुत ज्यादा बबलिंग, उनके अंदर बहुत ज्यादा सीनरी, उनके अंदर बहुत ज्यादा लोकेशंस, तभी तो फिल्में चलेंगी। तो फिल्मों के अंदर 8 सेगमेंट भी रखा गया है, इमोशन सेगमेंट भी रखा गया है, और कहीं ना कहीं टेक्निक्स भी हमारी बहुत इंप्रूव हुई हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो आ जाता है कि कहीं ना कहीं कमर्शियल सेगमेंट भी, कमर्शियल एंगल भी देख के चलना पड़ता है। ये पिछले आपके सवाल के जवाब से जोड़ा है मैंने। धन्यवाद संदीप जी, आपने सवाल का भी जवाब दिया। प्रोफेसर अमित त्यागी, उसी बात को पर आगे चर्चा विस्तृत करते हुए मैं सिर्फ आपसे
ये समझना चाहूंगा कि देखिए हाल फिलहाल में ओटीटी प्लेटफॉर्म्स में कई ऐसे सीरियल्स या जो भी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे जो शोज आए जो विवादित हुए, जिन पर ये आरोप लगा कि ये भारतीय संस्कृति को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं, प्रस्तुत कर रहे हैं, भारत को सही चित्रीकरण नहीं कर रहे हैं, भारतीय परिवार व्यवस्था को जो है बिल्कुल एक अलग दृष्टिकोण से देख रहे हैं। जो जो दिखाया जा रहा है ये भारत के जो है संस्कृति, जो है भारत की जो सोच है, एक विदेशी या एक एलियन कॉन्सेप्ट्स को जो है इम्पोज करने का एक प्रयास किया जा रहा है। तो क्या सिनेमा या टेलीविजन में क्रिएटिविटी तो बहुत जरूरी है, जिसका अभी संदीप जी ने जिक्र किया, वो टेक्नोलॉजी भी जरूरी है, वो कलर भी जरूरी है, लेकिन क्या एक सामाजिक सरोकार, एक सामाजिक दायित्व भी क्या फिल्म निर्माताओं का नहीं है, जिससे वो क्या क्रिएटिविटी के नाम पर क्या वो एक सांस्कृतिक विरासत के साथ या क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पर वो क्या, क्योंकि कई विवाद पिछले कई दिनों से चल रहे हैं फिल्मों को लेकर, सिनेमा ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को लेकर, तो इस पर आपका विचार मैं जानना चाहूंगा। देखिए, ओटीटी इस वक्त कोई भी कानून फॉलो नहीं कर रहा है ना। जब आप सिनेमा हॉल पे तो आप सेंसर बोर्ड का सर्टिफिकेट बिना जा नहीं सकते। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए आपको फिल्म भेजनी है, हिंदुस्तानी फिल्म है, उसको पहले सेंसर कराना पड़ता है। लेकिन ओटीटी प्लेटफॉर्म तो कुछ नहीं मांग रहा आपसे। तो पहला जरूरत है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म का एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म बने। वो ओटीटी प्लेटफॉर्म वाले आपस में करें या सरकार करे, वो सब बात की जा सकती है। लेकिन ओटीटी और इंटरनेट दोनों पे, ये खाली ओटीटी की बात नहीं है, ये जो टिकटॉक या यूट्यूब स्टाइल का जो प्लेटफॉर्म है जहां पे कि कोई रेगुलेशन नहीं है, जो आपका दिल करे आप चढ़ा दें, और बाद में अगर प्रॉब्लम हो तब वो प्लेटफॉर्म कहता है अच्छा मैं उतार देता हूं इस वीडियो को, क्योंकि वो सिर्फ कॉपीराइट की बात करते हैं और किसी चीज की बात नहीं करते। अगर कॉपीराइट लॉ वायलेट नहीं हो रहा है, मैं संदीप जी की फिल्म नहीं उतार रहा हूं, तो उसके अलावा वो मैं कुछ भी कहूं वो यूट्यूब माइंड नहीं करता है। तो उस चीजों को रेगुलेट कैसे करना है, ये सिर्फ हिंदुस्तान की समस्या नहीं है, सारी दुनिया की समस्या है ये आज की तारीख में। और उसके लिए हम सबको मिलके एक सामाजिक दायित्व के रूप में सबसे पहले उसके लिए कुछ रेगुलेटरी मैकेनिज्म बनाना है। जिस प्रकार से आज से 60-70 साल पहले सरकार ने फिल्मों के लिए सेंसर बोर्ड बनाया था, जिसके सब निर्णय से आप अग्री ना करें, लेकिन इस बात से आप डिनाई नहीं कर सकते कि सेंसर बोर्ड ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल किया है पिछले 70 साल में। उसी तरह से यहाँ भी जरूरत है सबसे पहली कि ये कुछ हो। अगर एक बार रेगुलेटरी मैकेनिज्म कुछ आ जाएगा, उसके बाद हम ये सवाल कर सकते हैं। आज की तारीख में तो जो आपका दिल करे आप लगा दीजिए। इंटरनेट में हम सब कुछ कंट्रोल नहीं है, तो मैं कह सकता हूं कि नहीं जी हमें तो 7 खून माफ है। मेरे ख्याल से वहां पे प्रॉब्लम सबसे ज्यादा है। लेकिन प्रोफेसर त्यागी, आई जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड, मैं ये समझना चाहता हूँ। बिल्कुल सर। ज्यादातर ये जो ओटीटी में भी जो निर्देशक हैं, जो कलाकार हैं, ये सब हमारे ही फिल्म स्कूल से पढ़े हुए हैं। जी हाँ। तो क्या हमारे पाठ्यक्रम में कोई कमी है कि ये उस संवेदनशीलता को नहीं समझ पा रहे हैं, उनमें वो संवेदनशीलता हमारे संस्कृति विरासत के प्रति नहीं है? पढ़ाते वक्त आप उसको ये बता सकते हैं कि भाई ये एक्सेप्टेबल क्यों है, इस चीज पे ऑब्जेक्शन क्यों उठता है, लेकिन भविष्य में वो क्या करने वाला है ये तो आप नहीं प्रेडिक्ट कर सकते ना। वो तो आप सिर्फ उसको ट्रेन कर सकते हैं अच्छे बुरे की समझ लाने में। लेकिन ये वीव किया जा सकता है हमारे करिकुलम में, ये ऑलरेडी सेंसिटाइजेशन ये ऑलरेडी है, शायद और ज्यादा होना चाहिए, पर ऑलरेडी है।
एटलीस्ट एफटीआई में है, जहां मैं पढ़ाता हूं, एमआईटी यहाँ भी है। इन दो जगहों के तो बारे में मैं कह सकता हूं। एसआरएफटीआई में भी कुछ हद तक है, उसके अलावा मैं नहीं कह सकता हूं क्योंकि मैंने पाठ्यक्रम नहीं देखे हैं। ये जाहिर है पाठ्यक्रम का एक बहुत छोटा हिस्सा होगा, लेकिन छोटा मगर इम्पोर्टेंट हिस्सा होगा। पर कैसे पढ़ाना है, क्या करना है, वहां पे प्रॉब्लम आती है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसमें अगर कहें इजाजत दें जी संदीप जी, बिल्कुल मैं चाहता हूं कि आप इसमें अपनी बात को जोड़ें। जी, सबसे पहले बात तो ये समझना जरूरी है कि हिंदुस्तान में 130 करोड़ लोग रहता है। 1/6 दुनिया एक सिंगल कंट्री में रहती है। आप समझिए कि पूरा यूरोप हिंदुस्तान के अंदर बसा हुआ है। तो इतनी सोच, इतनी विचारधारा, इतनी सोचने के ढंग हैं जिनको किसी एक धागे से पिरोना बहुत मुश्किल है। खास तौर पे अब जब सबके सामने मीडिया का एक्सपोजर इतना बड़ा हो चुका है और दुनिया भर की फिल्में, दुनिया भर के एंटरटेनमेंट प्रोग्राम हर किस्म का आदमी हर समय पे देख रहा है, तो देखने वाले को, व्यूअर को बहुत अच्छी वैरायटी चाहिए। तो सबसे पहले तो हमें यह देखना है कि ऐसा ना हो कि हम लोग फॉरेन टेलीविजन देखते रह जाएं और इंडियन प्रोग्राम देखने बंद कर दें। तो ये बड़ा रिस्क है जिसको हमें कवर करना है। दूसरी बात यह आ जाती है कि किसी को माँ बादी, किसी को माँ सवादी। एक ही घर में दाल बनती है, एक बेटा कहता है माँ मुझे एक कटोरी और दे दो, एक कहता है कि भाई साहब रहने दीजिए मेरे पेट में दर्द हो रहा है। तो घर में तो दाल बनेगी, लेकिन वही हाल है कि प्रोग्राम बनेंगे, ये हमारे अपने अंदर हमें खुद एक जिज्ञासा पैदा करनी है कि मैंने ये प्रोग्राम देखना है या नहीं देखना। ओटीटी के अंदर जो भी आपने सवाल पूछा, अलग अलग किस्म की फिल्में बन रहे हैं, बहुत अच्छे प्रोग्राम बन रहे हैं, लेकिन एक्सपोजर थोड़ा सा ज्यादा है क्योंकि हमें अंतरराष्ट्रीय स्तर से अपने प्रोग्राम को कंपेयर भी करना है कि ये फिल्में, ये प्रोग्राम सिर्फ भारतीय नहीं, ओटीटी के ऊपर पूरी दुनिया देख सकती है। इस बात को लेके चलिए। जैसे इंटरनेट के ऊपर बिना बताए बच्चा आपको कुछ भी देख लेता है, आपको पता भी नहीं है, वो कौन चेक करेगा? सबसे फिल्में तो फिर भी देख रहा है, 1.5-2 घंटे की फिल्म देखता है, सारे घर को पता होता है कि ये वाली फिल्म टेलीविजन के ऊपर चल रही है या ये वाली फिल्म थिएटर में देखने गया है। तो मुझे लगता है कि ये जो करिकुलम का हिस्सा हम लोगों ने बना रखा है, ये भी बताऊं मैं आपको कि ड्यूरिंग ट्रेनिंग आवर्स बच्चों को मोरालिटी और मॉरल वैल्यूज इतनी ज्यादा उनके दिमाग में भर दी जाती है कि भाई यू हैव टू बी अ सेल्फ सेंसर्ड पर्सन। आपको सेंसर कोई करने नहीं आएगा फिल्म इंडस्ट्री के अंदर। आपकी सोच के अंदर खुद सेंसर लगा होना चाहिए कि फिल्म लिखते वक्त, फिल्म को शूट करते वक्त, फिल्म को डायरेक्ट करते वक्त, एक्ट करते वक्त और लास्ट में एडिट करते वक्त खुद आपको अपने संस्कारों का ध्यान रखना है। और यहाँ पर मैं बहुत बेहतरीन तरीके से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री की तारीफ करना चाहता हूं कि उन्होंने एक शब्द आत्मनिर्भर करके आज शुरू कर दिया है और लोगों के दिमाग में यह बात डालनी शुरू कर दी है कि हर आदमी को आत्मनिर्भर होना है। यानी इस आत्मनिर्भर की जो मेरी डेफिनेशन है, मैं तो सैल्यूट करता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री को कि उन्होंने बहुत सारे शब्दों को एक साथ निचोड़कर इस आत्मनिर्भर में डाला है। क्योंकि पहले ए का मतलब है यू हैव टू बी एम्बिशियस, आप सपने लीजिए, सपने लेने से कोई आपको मना नहीं करेगा। दूसरे ए से मतलब होता है एटीट्यूड, कि आप अपना एटीट्यूड नॉर्मल कर लीजिए, आप इंसान बन जाइए, लो प्रोफाइल रखिए, तभी आप कामयाब होंगे। तीसरा आता है टी से टफ हो जाइए कि ये समय आ गया है कि आपको हालातों से लड़ना है। पहले पेंडेमिक से लड़ना है और फिर आने वाली जिंदगी के तमाम हालातों से लड़ना है। फिर आ जाता है एम से मोटिवेशन पैदा करिए कि मुझे कुछ करके दिखाना है, मुझे अग्रसर होना है, आगे बढ़ना है। फिर आ जाता है एन से नेशनलिस्ट, कि आपको नेशनलिस्ट बनना है, आपके अंदर अपने देश के प्रति प्यार जागृत करिए, अपने देशवासियों के प्रति प्यार जागृत करिए। वहीं से सेंसर आपके अंदर खुद चलना शुरू हो जाएगा। फिर आई आता है, आई का मतलब इंफॉर्मेशन। जब आप इतनी सारी चीजें तैयार कर लें तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन एकत्र करिए और उसके बाद फिर आर से आप उसको रिस्पॉन्स दीजिए, उसके ऊपर रिसर्च करिए,
तैयार करिए अपने आप को पूरी तरीके से, और फिर बी से बिलीफ पैदा कर लीजिए कि यस टाइम आ गया है कि अब मैं कर सकता हूं, और फिर उसके बाद एच से ह्यूमिलिटी पैदा कर लीजिए कि मैं लोगों के लिए सेवा भाव साथ लेके चलना चाहता हूं, और ए से अग्रेसिव हो जाइए कि मैं अब काम करके दिखाऊंगा, और आर से रिजल्ट लीजिए। तो यही आत्मनिर्भर का सबसे बड़ा बहुत खूबसूरत विवेचन किया है संदीप जी। इन योर ट्रू कैरेक्टरिस्टिक स्टाइल, आत्मनिर्भर भारत का आपने पूरा एक नया व्याख्यान, जैसे वेंकैया नायडू जी ने मोदी जी के नाम को जो है द मेकिंग ऑफ ए डेवलप्ड इंडिया जो उन्होंने बनाया, कुछ ऐसा ही आपने आत्मनिर्भर भारत के लेकर बताया। धन्यवाद। कमिंग बैक टू यू प्रोफेसर त्यागी, मैं आपसे एक चीज समझना चाहता हूं, क्योंकि आप एफटीआई से आप डीन भी रह चुके हैं। ये जो एक आइडियोलॉजिकल हब बन गया, ये जो मास कम्युनिकेशन के सेंटर्स, ये आईएमसी में भी हुआ है, एफटीआई में भी हुआ है, एसआरएफटीआई में भी हुआ है, एक आइडियोलॉजिकल बैटल ग्राउंड में कन्वर्ट कर दिया गया है इसको। और हमने देखा, विशेषकर जब गजेंद्र सिंह चौहान जी जब वहां थे, तो उस वक्त स्थितियां बहुत ही राजनीतिक राष्ट्रीय स्तर के जो नेता भी हैं वो भी धरना प्रदर्शन कर रहे थे। तो ये क्या एक फिल्म या क्रिएटिव सेंटर के लिए, एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए ये कंड्यूसिव है क्या? एक न्यूट्रल फैकल्टी, एक न्यूट्रल एकेडमिक पेडागोजी ये आवश्यक नहीं है क्या? ये क्या एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एक मीडिया इंस्टीट्यूशन के लिए, ये आप नहीं समझते हैं कि ये एक ऑब्स्टेकल है, एक अवरोधक है? इस तरह की बातें मैं ये आपसे समझना चाहता हूँ, क्योंकि हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं मीडिया शैक्षणिक संस्थाओं की, तो ये भी समझना जरूरी है, क्योंकि ये सवाल पिछले कुछ वर्षों से पूछा जा रहा है, विशेषकर एफटीआई और एसआरएफटीआई के संदर्भ में, कि लगातार वहां कोई ना कोई धरना प्रदर्शन विरोध वो चलते रहे हैं। अब जाके थोड़ा सा स्थितियां जो है सामान्य होती नजर आ रही है। इस सवाल का इतना आसान कोई जवाब नहीं है। ये काफी पेचीदा सवाल है। मैं कोशिश करता हूं, मैं आपको कम से कम इतना तो कर देता हूं कि इसके डायमेंशन क्या है, ये प्रॉब्लम कहां से आ रही है, उसको समझना बहुत जरूरी है। देखिए, सबसे पहली प्रॉब्लम आइडियोलॉजी की तो है ही, जो कि क्योंकि जब से मोदी जी पावर में आए हैं, या उससे पहले अटल जी भी थे, तो यहाँ हिंदुस्तान में बहुत से लोगों का ये मानना है कि जो वो मानते हैं सिर्फ वो सही है, और जो दूसरे लोग मानते हैं वो सही नहीं है। ये एक बहुत बेसिक प्रॉब्लम है, क्योंकि सही मायनों में यहाँ डेमोक्रेसी नहीं चल रही थी। डेमोक्रेसी मैं समझ रहा हूँ कि डेमोक्रेसी ऑफ आइडियाज, यहाँ पे सिर्फ एक ही प्रकार के आइडियाज थे जो कि चल रहे थे। अब पहली बार जबकि एक डेफिनेट आइडिया जो कि आपके पुराने विचारों से फर्क है, जो कि नया भारत चाहता है कि ऐसे विचार आए सामने, जब वो सामने आ रहे हैं तो बहुत से लोगों को उसको समझिए डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम है, पाचन की प्रॉब्लम है, और वहां पे आके डेमोक्रेसी का सच्चा टेस्ट है कि इस वक्त जो भारत चाह रहा है उसको आपको मानना बहुत जरूरी है। यही डेमोक्रेसी कहती है कि जो जनता सारे हिंदुस्तान की कह रही है उसको मानिए और वहीं से आगे बढ़िए। ये बहुत से लोगों को समझने में बड़ी दिक्कत है। ऐसे लोग सिर्फ फिल्म शैक्षणिक संस्थाओं में नहीं, बाकी दुनिया में भी बहुत हैं, और मेरे ख्याल से रहने चाहिए, ऑपोजिशन होना चाहिए, उसमें कोई ऐसी घबराने की बात नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम है कि उन सबको ये मानना चाहिए कि हमारे से अलग अगर आइडियोलॉजी किसी की है तो वो गलत नहीं है।
ये बात लोग नहीं मानने को तैयार हैं। ये एक बहुत बेसिक प्रॉब्लम है, और क्योंकि हमारे इंस्टीट्यूशंस में टीचर और स्टूडेंट का रिश्ता गुरु शिष्य जैसा होता है, और वो शिष्य जो है वो बहुत सारी चीज़ें गुरु से लेता है, उसकी वजह से वो स्टूडेंट्स पर उनकी आइडियोलॉजी टीचर्स की काफ़ी हावी हो जाती है। उसमें कोई दो राय नहीं है, ना मैं उसमें कोई भी, मतलब वो कोई भी देख सकता है, मैं कोई नई चीज नहीं बता रहा हूं आपको, वो आपके सामने है। इन चीजों की वजह से ये प्रॉब्लम थोड़ी सी बढ़ जाती है। तीसरी वजह है कि नेशनल इंस्टीट्यूशन जितने हैं वो लोकल मीडिया में बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट रहते हैं। यहाँ तक कि मैं तो डीन था तो उस जमाने में कहता था कि एफटीआई में किसी को छींक भी आएगी तो अगले दिन पूना मिरर में जरूर खबर आएगी कि 3 आदमियों को छींक आई एफटीआई के, और वो बहुत सी बार ऐसा हुआ है। अब उसकी वजह से बहुत से लोगों को ये आदत पड़ जाती है कि उनका नाम, उनके फोटो अखबारों में आने लगते हैं, और वो उस बात से ही खुश हो जाते हैं, और अपने मूल काम, चाहे वो पढ़ाना हो या पढ़ना हो, उसको छोड़कर अखबार में और टीवी में अपनी फोटो देखने पे ज्यादा ध्यान देने लगते हैं। तो ये सब चीजों से ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है। लेकिन मूल रूप से इन इंस्टीट्यूशंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और सरकार को इन्हें देखिए, सरकारें बहुत सी आई हिंदुस्तान में, मंत्री बहुत सारे आए। कांग्रेस में तो इतने सारे विचारों के लोग आए कि वो बहुत आपस में ही लड़ते रहते थे पुराने जमाने में। लेकिन फिल्म इंस्टीट्यूट्स के प्रति किसी भी सरकार का एटीट्यूड कभी नहीं हिला। उन्होंने हमेशा इसे सपोर्ट किया। ये कभी नहीं पूछा कि आप कितने पैसे कमाते हो या नहीं कमाते हो। ये माना कि ये भारत की फिल्म इंडस्ट्री के प्रति हमारा कर्तव्य है और हम इसको सपोर्ट करेंगे, और वो आज भी है। मेरे ख्याल से वो कल भी रहेगा। और वो एक बहुत ही, मेरे ख्याल से सराहनीय बात है कि सरकारें आई, सरकारें गई, पॉलिटिकल पार्टी आई, पॉलिटिकल पार्टी गई, लेकिन सब ने मिलके हिंदुस्तान के सिनेमा को एक तरह से सपोर्ट किया। उसमें भी आप मतलब इंडस्ट्री की तरफ से देखें तो उनका कहना है भाई हम इतना करोड़, इतने हजारों करोड़ इंटरटेनमेंट टैक्स देते हैं हर साल, उसमें से अगर आपने 3 करोड़ एफटीआई में खर्च कर दिया तो हमारे प्रति तो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं हुआ। वो भी पॉइंट ऑफ व्यू हमने सुना है, लेकिन उस डिबेट में ना पढ़ के मैं सिर्फ इतना मानता हूं कि सरकार का फिल्मिक सेक्शन को सपोर्ट करना बहुत ही सराहनीय एक प्रयत्न है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि भविष्य में भी ऐसा ही रहेगा। ये आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट आज एक तरफ से हैं, कल दूसरी तरफ से होंगे, वो चलते रहेंगे, उसमें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हिंदुस्तानी सिनेमा इंडस्ट्री के प्रति जो भारत सरकार ने कर्तव्यपालिता दिखाई है वो रहेगी और रही है। जी धन्यवाद। मैंने आपकी समस्या का जवाब नहीं दिया है, मैंने सिर्फ आपको प्रॉब्लम की डायमेंशन क्या है वो थोड़ा सा बता दिया है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं आप दोनों से, क्योंकि हम समय का अभाव है और समापन की ओर बढ़ रहे हैं, तो मैं अंत में एक सवाल, बिफोर आई कंक्लूडिंग कमेंट्स आपसे दूं उससे पहले बस एक और सवाल आप दोनों से एक सवाल पूछना चाहूंगा, और मैं पहले चाहूंगा कि संदीप जी उसका उत्तर दें और फिर अमित जी अपनी बात रखें। और ये है कि आज हम एक चौराहे पर खड़े हैं। हमें कोविड के इस महामारी के कारण हम लोग ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ आ गए हैं। आगे चलकर भी हम इसको एक ब्लेंडेड के रूप में, पता नहीं कब वैक्सीन आएगा, कब 138 करोड़ लोगों को लगेगी, और हम एक ब्लेंडेड फॉर्मेट में ही इसको, थोड़ा फिजिकल होगा, थोड़ा डिजिटल होगा। फिजिटल शब्द आ गया है अब, तो इसमें फिजिकल भी होगा, डिजिटल भी होगा। ये चुनौती है। दूसरी तरफ फिल्म इंडस्ट्री की तरफ हम देखेंगे तो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए अब ज्यादा फिल्में वहां रिलीज हो रही हैं। एक और डेवलपमेंट ये है कि एक तरफ हम देखते हैं कि इंटरनेशनल फिल्म मेकर्स आज भारत में आकर
बड़े जो स्टूडियोज हैं वो भारत में फिल्में बना रही है, भारत के फिल्मों को इन्वेस्ट कर रही है। जो इंडिविजुअल फिनेंसर्स हैं उनकी जगह अब इंटरनेशनल फिल्म कंपनीज ने ले लिया है। तो दूसरी तरफ शॉर्ट फिल्म मेकर्स जो हैं उनकी संख्या बहुत बढ़ गई है। इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स जो हैं, स्वतंत्र सिनेमा जो बनाते हैं, वो लोग बड़े तादाद में आज आ गए हैं, शॉर्ट फिल्म्स बना रहे हैं। विश्व भर में शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल शुरू हो गए हैं, जहां इनको अब हम सिर्फ एक अंतर्राष्ट्रीय जो है कान और इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल गोवा, हम सिर्फ इधर तक नहीं देखते हैं। आज बहुत सारे फिल्म फेस्टिवल खजुराहो से लेकर आप देखिए पूरे देश में इतने फिल्म फेस्टिवल्स हो रहे हैं कि कुछ कई फिल्म फेस्टिवल्स आ गए हैं। तो इसलिए अवसर भी काफी बढ़ रहे हैं फिल्मी दुनिया में। नए लोग बड़े संख्या में आ गए, एक युवा पीढ़ी आ गई है जो एक राष्ट्रीयता को लेकर बहुत फिल्में बना रहे हैं। हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, रानी लक्ष्मीबाई हो या आप देखेंगे कि तानाजी हो, इस तरह के हमारे जो भूले बिसरे जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, हमारे जो योद्धा रहे हैं, उन पर फिल्में बन रही है, बायोपिक्स बन रहे हैं। आज राष्ट्रीय और सामाजिक सरोकार रखने वाले जो टॉयलेट, भोर और न जाने कितने फिल्में, पैडमैन, ऐसी फिल्में बन रही है जो समाज से सरोकार रखती है। महिला सशक्तिकरण को लेकर फिल्में बन रही है, खेलों को लेकर फिल्में बन रही है, यानी कि जो लोगों का टेस्ट भी बदल रहा है। तो एक बहुत सारा परिवर्तन हमें आज देखने को मिल रहा है। तो टेक्नोलॉजी भी परिवर्तन हो रहा है, सिनेमा के स्टाइल्स भी बदल रहे हैं, कहानियों का कंटेंट भी बदल रहा है। तो ऐसे में स्थिति में मैं आप दोनों से संक्षिप्त में 5 से 7 मिनट में मैं ये समझना चाहूंगा कि आप इस वक्त कौन सी चुनौतियों को देखते हैं भारतीय सिनेमा और शिक्षण के सामने। विशेषकर आप दोनों शिक्षाविद हैं, मैं आपको शिक्षाविद के नाते हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं। आप कौन सी चुनौतियां देखते हैं और आप कौन से अवसर देखते हैं? क्योंकि देखिए, मैं हमेशा मानता रहा हूं, एक मीडिया कर्मी के नाते भी और एक मीडिया शिक्षक के नाते भी, कि हमें समस्या केंद्रित पत्रकारिता से ऊपर उठकर जो है समाधान आधारित पत्रकारिता की ओर बढ़ने की जरूरत है। हम सिर्फ समस्याओं पर जोर देते हैं, समाधान की तरफ नहीं। तो क्या चुनौतियां हैं उसको भी हम समझें और क्या अवसर हैं आने वाले दिनों में, इन दोनों को भी समझें। तो मैं चाहूंगा कि प्रोफेसर संदीप मारवा, आप पहले बताएं कि आप सिनेमा शिक्षण के क्षेत्र में आप इस वक्त चुनौतियां क्या देखते हैं और आप भविष्य यानी कि उसमें अवसर क्या देखते हैं भारतीय सिनेमा शिक्षण को लेकर, जी मैं शैक्षणिक संस्थाओं को लेकर। जी सभी बातों का जवाब दे देता हूं। सबसे पहले तो मैं एक लाइन कहना चाहता हूं कि रात भर का है मेहमा अंधेरा और किसके रोके रुका है सवेरा। इतना हताश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पेंडेमिक जो है वो अगले अगस्त तक, सितंबर अक्टूबर तक जो है धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। अभी साल भर है, मैं समझता हूं कि 1 साल की प्रॉब्लम जरूर रहेगी। तो हताश नहीं होना। इतना नुकसान होने के बाद भी हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्री फिर से जागृत हुई है, फिर से जोश आया है, फिर से शूटिंग खुल गई हैं और सोशल डिस्टेंसिंग के अंदर हम लोगों ने प्रोग्राम शुरू कर दिए हैं। हमारे भी स्टूडियो खुल गए हैं और हम लोग मोर देन कॉन्शियस हैं इस वक्त, और बहुत तौर और तरीकों के साथ शूटिंग शुरू हुई हैं। और अब रही बात एजुकेशन की, एजुकेशन के अंदर बहुत अच्छा आपने ये शब्द दिया कि फिजिकल भी होगा और डिजिटल भी होगा। इस डिजिटल में, क्योंकि हम लोग, ये पुरानी कहावत है कि अगर 21 दिन तक आपने कोई काम कर लिया है तो वो आपकी आदत बन जाती है। और यहाँ तो 6 महीने हो गए हमें डिजिटल चलते हुए और इन सारे नए ऐप्स को यूज करते हुए। ये हमारे जिंदगी का हिस्सा बन जाएंगे अब ये। और आने वाले दिनों के अंदर सिर्फ हम ही लोग नहीं, बल्कि स्टूडेंट्स भी इन सारी चीज़ों को बेहतरीन तरीके से पसंद कर रहे हैं। अटेंडेंस बढ़ गई हैं, लोग ज़्यादा अटेंटिव हो गए हैं, पर्सनलाइज्ड लेक्चर हो गए हैं, ट्यूटोरियल और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से किए जा रहे हैं, और डिलीवरी ऑफ एजुकेशन जो है वो बहुत एक महत्वपूर्ण तरीके से स्टूडेंट तक पहुंचाई जा रही है। तो ऐसी कोई फिक्र की बात नहीं है। ये भी ध्यान रखिए कि ठीक है, पेंडेमिक से चोट जरूर पहुंची है, सभी इंडस्ट्री को पहुंची है, लेकिन अब तक हमारी जो रिक्वायरमेंट थी सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री के अंदर तकरीबन 4000 हमें नए फिल्म मेकर्स की जरूरत है हर साल। मैं टेक्नीशियंस को जोड़ रहा हूँ, 4 से 5 हजार टेक्नीशियंस, आर्टिस्ट की जरूरत है जो हर साल चाहिए।
और हमारे देश में कुल मिलाकर अब सिर्फ 5 या 6 बड़े संस्थान हैं जो मुश्किल से फिल्म की ट्रेनिंग कंप्लीट कर पा रहे हैं। और उसके अलावा जो मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म की ट्रेनिंग चल रही है उसमें फिर भी फर्क होता है सिनेमा और मास कम्युनिकेशन और, क्योंकि एटीट्यूड ही अलग है तो बच्चों का, उनकी थिंकिंग ही अलग है, उनका उनका रवैया अलग है। तो वो जो सिनेमा में आना चाहता है उसकी सोच अलग बनती है और उसकी सोच को तैयार करता है संस्थान, अच्छा उसको रवा करता है, उसको तेज करता है। तो मुझे लगता है कि समय आ गया है जहां पर जैसे एक तो आत्मनिर्भर वाली पूरी स्कीम को हमें लागू करना है, दूसरा जो टाइम आ गया है इट्स अ टाइम फॉर री रिसर्च, रीथिंक, रीडिफाइन, रीडिजाइन, रीशेप, रिफ्रेश, रीसेट एंड देन रीस्टार्ट। और इन तमाम चीजों को अपने नजर में रखते हुए थैंक गॉड हमारे यहाँ पर एक बहुत बड़ा रिसर्च सेंटर है, इंटरनेशनल फिल्म एंड टेलीविजन रिसर्च सेंटर, जो देश का पहला निजी रिसर्च सेंटर फिल्म और टीवी के संस्थान में खुला था। और उसके अंतर्गत हम लोग बहुत सारा काम फिल्म टीवी को लेकर कर रहे हैं। और मुझे ये भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं दुनिया की सबसे ज़्यादा शॉर्ट फिल्में बना चुका हूँ। करीब 2900 फिल्में मैंने तैयार की हैं, जिसमें मैंने 10,000 से भी ज़्यादा लोगों को, 100 से भी ज़्यादा कंट्री के लोगों को उसमें भाग लेने का मौका दिया है। और हम लोग इस तरीके से नई विचारधाराएं, नई सोच और जो न्यू इंडिया है, जिसे हम न्यू इंडिया, नया भारत कहने जा रहे हैं, जिसे हम न्यू सिस्टम कहने जा रहे हैं, जिसे हम न्यू नॉर्मल कहने जा रहे हैं, उसको अडेप्ट करना बहुत जरूरी है। क्योंकि पेंडेमिक रहेगा, ये अभी साल, सवा साल, 1.5 साल तक रह सकता है। आपका कहना ठीक है कि 138 करोड़ लोगों को इंजेक्शन लगाने के लिए अभी 10 साल चाहिए। तो हम, मुझे ऐसा लगता है कि ये खोज जो हैं ये अपने अपने संस्थान में होनी चाहिए। आपको ये देखना है कि सिनेमा के कोर्स कल भी, आज भी और कल भी ये पर्सनलाइज ट्रेनिंग रहेंगे, ये याद रखिएगा। इनको आप मासेस के साथ नहीं जोड़ सकते और मास कम्युनिकेशन के साथ डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते। इनके साथ बड़ा काम करना पड़ता है। एक डायरेक्टर की एक फिल्म बनाने के लिए बड़ा समय लगता है और हर फिल्म के साथ तवज्जो देना पड़ता है, उसकी एक टीम तैयार करनी पड़ती है। तो हम लोगों ने क्या किया है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखते हुए अभी अपने स्टूडियोज खोले हैं और सुबह 10 बजे से लेके और रात के 10 बजे तक, मंडे से लेके और संडे तक के लिए अपना संस्थान खोल दिया है बच्चों के लिए। और उन्हें ये भी पूरी दिलासा दे दी गई है कि हमारे पास शायद इस वक्त सबसे ज्यादा इक्विपमेंट है, बेहतरीन और खूबसूरत, और सबसे ज्यादा कैमरे हैं, कई 100 एडिटिंग टेबल हैं, कई किस्म का इक्विपमेंट है। जहां जरूरत पड़ी है वहां तमाम इंपोर्टेड इक्विपमेंट भी मंगाया गया है ताकि बच्चे दिल खोलकर अपना प्रैक्टिकल कर सकें। इन प्रैक्टिकल्स के लिए हम लोगों ने छोटी छोटी यूनिट बना दी हैं। 4-4, 5-5 आदमी से ज्यादा एक वक्त के ऊपर बच्चा प्रैक्टिकल नहीं करेगा। पहले 13 आदमी की टीम होती थी जो फिल्म बनाती थी, अब हमने उसको काट के 5 आदमी की टीम बना दी है। 5 टेक्नीशियन उसमें काम करेंगे। एक्टर्स को जरूरत से ज्यादा कॉन्शियस रखा गया है, मेडिकल अरेंजमेंट कर दिया गया है, एंट्रेंस के ऊपर टनल बना दी गई है जिसमें से पास होकर हर आदमी को अंदर जाना पड़ता है। हर टीचर को एक सिंगल कमरा अलॉट कर दिया गया है। हर टीचर के पास अपना सैनिटेशन, अपना टिश्यू, अपना पानी की बोतल उसके कमरे में रख दी गई है। रोज बिल्डिंग जो है सैनिटाइज की जाती है। तो पैसे की परवाह न करते हुए इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है सेहत। हेल्थ है तो वेल्थ है, जान है तो जहान है। उसको दिमाग में रखते हुए हम लोगों ने अपने सारे करिकुलम को चेंज किया है। और मुझे खुशी इस बात की है कि जब 15 तारीख को लॉकडाउन हुआ था तो हम लोग 12 तारीख से तैयार थे और 15 तारीख को शायद हिंदुस्तान के 3 संस्थान, IIT, IMM और AAFT, वेब के ऊपर, नए ऐप्स के ऊपर अपने बच्चों को शिक्षा प्रदान करना शुरू कर चुके थे। हम लोगों ने 3-3 क्लासेस, 180 क्लासेस एक दिन में ली हैं और बेहतरीन तरीके से, क्योंकि हम लोग अपडेट हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे काम कर रहे हैं, 145 मुल्कों को टच कर चुके हैं, 60 मुल्कों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या गवर्नर या राजदूतों ने हमें अपना रिप्रेजेंटेटिव नियुक्त किया हुआ है। तो हम तो कहीं 1 पैसे का, 1% का चांस ले ही नहीं सकते, क्योंकि कुछ पता नहीं कि कब अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर फिर से लोग हमें देखने के लिए आ जाएं। तो हम 24 घंटे तैनात हैं इस वक्त कि सबसे पहले
मेडिकल रीजंस को दिमाग में रखते हुए और करिकुलम को चेंज कर दिया है हमने। आप हैरान होंगे कि बच्चे इतने खुश हैं कि वो चाहते हैं कि प्रैक्टिकल्स को भी इन एप्स के जरिए उन तक पहुंचाया जाए, और उसके लिए एक पूरी टीम तैयार कर दी गई है जहां पर 15 लोग रोज उन नई फिल्मों का निर्माण कर रहे हैं, और जिसमें हमें पता है कि लाखों रुपए इन फिल्मों को बनाने में व्यर्थ होते नजर आएंगे, लेकिन हमने उसकी परवाह नहीं की, क्योंकि इस वक्त एजुकेशन जो है वो हमारी प्रायोरिटी रहेगी। और बच्चों को प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से फिल्में बनाकर, जो पहले तैयार नहीं कभी होती थी, वो भी हम लोग बना बनाकर बच्चों को सिखा रहे हैं। और इतनी डिटेलिंग के अंदर ऊपर कोर्स चल पड़े हैं कि मुझे खुशी इस बात की है एज ए चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटी कि हमारे बच्चे खुश हैं, और वो भी इंतजार कर रहे हैं मेरी तरह कि जब हमें सरकार इंस्टीट्यूशन खोलने की इजाजत देगी तो हम बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए उन्हें प्रैक्टिकल बेइंतहा, कोई कोटा नहीं बांध रहे, कोई फिल्मों का ठेका नहीं बना रहे। हम कहते हैं जिसका जो दिल करता है, जो मर्जी इक्विपमेंट लेकर जो मर्जी सीखना है, सारी फैकल्टी आपके लिए तैनात खड़ी है। इन शब्दों के साथ मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि हम लोग भी रोज सीख रहे हैं, क्योंकि ये हालात 100 साल पहले आए थे। आज पहली दफा ये पूरी जनरेशन इन हालातों को देख रही है, और हमें अच्छा ये लगता है कि रोज के वेबिनार से, रोज के बच्चों के इंटरेक्शन से, लोगों के इंटरेक्शन से हमें कोई ना कोई नई चीज और सीखने को मिलती है। बहुत खूबसूरत, बहुत बहुत बढ़िया। धन्यवाद संदीप जी। आपकी इन बातों से बहुत उम्मीद बनती है भविष्य को लेकर। अमित जी, मैं चाहूंगा कि आप एफटीआई के दृष्टिकोण से आप इस विषय पर प्रकाश डालें। और मैं ये भी चाहता हूं कि देखिए, जब मैं महानिदेशक था भारतीय जनसंचार संस्थान में, तो हमने कल्पना की थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यपूर्ण, अभी तक उसमें कुछ ज्यादा खास काम नहीं हुआ। नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग एंड कॉमिक्स, मुंबई में जमीन भी ले लिया था, लेकिन वो अभी तक उसने अभी सार्थक साकार नहीं हो पाया है। लेकिन कहने का मतलब है कि एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स, आर्टिफिशियल रियलिटी, आई मीन ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, ये सारी चीजें आज हमारे सामने आ गई है। ये चुनौतियों भी है, इसको कैसे हम अपने इसमें अपने पूरे, एक तरफ हमने बाहुबली जैसे फिल्म भी बनाया है, जो वैश्विक स्तर पर हमने जो है देखा कि किस तरीके से हम वीएफएक्स में, विजुअल इफेक्ट्स में हम लोग जो है दुनिया को जवाब दे सकते हैं। तो दूसरी तरफ जो है हम देखते हैं कि कंटेंट की भी चुनौतियां हैं। आप इस चुनौतियों को और अवसर को किस प्रकार देखते हैं, ये आपके श्रीमुख से मैं सुनना चाहूंगा। जी, मैं इजाजत लेना चाह रहा हूँ। जी, थैंक यू जी, सर। धन्यवाद संदीप जी, धन्यवाद। जी, जी। आपने इतना बड़ा सवाल किया है कि पूरी तरह इसका जवाब देना शायद मेरी काबिलियत के बाहर है। दूसरी बात, एफटीआई से मैं डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हूं, तो इसलिए मेरा उनके बारे में बहुत कुछ कहना उचित नहीं होगा। मैं आपको लेकिन डायमेंशन प्रॉब्लम की क्या है वो बताता हूं। चुनौती और अवसर जो है, देखिए, सबसे बड़ी मीडिया शैक्षणिक चुनौती, संस्थाओं का सबसे बड़ी चुनौती आज भी वही है कि भारत की लोक कलाएं, भारत की अपनी संस्कृति, आज का जो लड़का फिल्म स्कूल तक पढ़ने आता है वो आमतौर से शहरी होता है। गांव के गलती से एक आध बार लड़के आते हैं, लेकिन बहुत कम। एफटीआई में आमतौर पे रिजर्वेशन की वजह से गांव के लड़के आते हैं, ट्राइबल लड़के आते हैं, और उन्हें बहुत फायदा हुआ है, ये है। लेकिन प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में ऐसा नहीं होता है। यहाँ ज्यादातर लड़के शहर से, पढ़े लिखे बैकग्राउंड से आते हैं। इसीलिए भारत की लोक कलाएं और भारत की संस्कृति से उनका जान पहचान कराना, वो मेरा पहला टारगेट होता है। नंबर 2, जब इस सब के साथ साथ वैश्विक सिनेमा को वो देखते हैं, तब इन दो चीजों को मिला के अपनी क्रिएटिविटी को कैसे बढ़ाना है, ये हमारा सबसे बड़ा काम है। इसी में सारी चुनौती है कि भारत की कला और भारत की संस्कृति को एक
विश्व स्टैंडर्ड तक ले जाने के लिए हम सिर्फ ऐसी कहानियां नहीं बना सकते जो खाली हमें ही समझ में आए। हमें ऐसी कहानी बनानी है जो दुनिया में कोई भी देखे उसे समझ में आएंगी। जब आप जातक कथाएं पढ़ते हैं, आज भी दुनिया की किसी भी संस्कृति में वो समझ में आती हैं। जब रामायण और महाभारत दुनिया की किसी भी संस्कृति में समझ में आती हैं, तो हम लड़कों को वही कहते हैं कि आपका चैलेंज यही है कि आप सिनेमा में यही करो। एक तरफ तो ये चुनौती है, दूसरी तरफ ये है कि आज जब बच्चा 12वीं क्लास पास करके हमारे पास आता है, तो उसके पास पिछले 4 से 5 साल तक से मोबाइल फोन है। उस मोबाइल फोन में एक कैमरा भी है। वो मोबाइल फोन खाली फोटो नहीं खींचता है, वीडियो भी खींचता है। और उस लड़के ने आमतौर से, लड़के या लड़की ने, जैसा भी केस हो, आमतौर से 2, 4, 5 घंटे के वीडियो जरूर इधर उधर अपलोड किए हुए होते हैं। तो आज जो लड़का फिल्म के बारे में सीखने आ रहा है, उसका दिमाग पहले से बहुत क्लियर है। जब हम लोग फिल्म के बारे में पढ़ने गए थे, उस जमाने में भारत में स्टिल का कैमरा खरीदना भी एक चीज होती थी, क्योंकि कुछ बनता नहीं था, कुछ मिलता नहीं था। विदेश से कोई आता था रिश्तेदार, उसके आप पैर पकड़ते थे कि भैया एक कैमरा मेरे लिए सस्ता वाला ले आना। आज तो वो स्थिति नहीं है। हर आदमी के पास वो फोन है और आपने हर एक ने प्रैक्टिस कर रखी है। अब समस्या ये है कि जिस लड़के ने पिछले 5 साल से फिल्में और वीडियो खुद बना के यूट्यूब पर और फेसबुक पर और टिकटॉक पर डाल रखे हैं, उसको ये कहना कि भाई इसके आगे भी कुछ पढ़ना है, एक बहुत बड़ी चुनौती है। उसको आप उस तरह से नहीं पढ़ा सकते जैसे आप पुराने जमाने में पढ़ाते थे, जब किसी के पास कैमरा नहीं था या कि लोगों ने फिल्में बहुत कम देखी थी। आज जबकि हर फिल्म गूगल पे 2 क्लिक की सर्च के बाद निकल आती है कहीं ना कहीं, तो आप आदमी को ये नहीं कह सकते कि तूने ये फिल्म देखी है या नहीं देखी है। आपको मान के चलना पड़ता है कि इनका नॉलेज एक दूसरे लेवल पर है, और उस नॉलेज को यूज करते हुए आगे उन्हें ले जाना अपने आप में अध्यापक के लिए एक चैलेंज है। स्टूडेंट के लिए जो कुछ है वो तो है, हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है उसको पढ़ाना। मुझे अच्छी तरह ध्यान है, पिछले साल की बात है, हमारे यहाँ ऐसा प्रथा है कि 1 साल के बाद कॉमन कोर्स होता है। उसके बाद हम कहते हैं आप डायरेक्शन या कैमरा या एडिटिंग या साउंड में स्पेशलाइज कीजिए। तो एक लड़की थी, उसने एडिटिंग में बहुत अच्छे मार्क्स थे, मगर वो इंसिस्ट कर रही थी कि नहीं मुझे एडिटिंग करनी नहीं है, मुझे तो फिल्में बनानी है। तो आखिर को मैंने उससे पूछा तुम्हें कैसी फिल्में बनानी है, तुम्हें कहानी वाली फिल्में बनानी है या डॉक्यूमेंट्री बनानी है? कह रही नहीं नहीं सर आपको समझ में नहीं आ रहा है। मैंने कहा क्या? मुझे सिर्फ यूट्यूब पे वीडियो डालने हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा है। अब मेरे लिए नई स्थिति थी कि मैं ट्रेडिशनली जिस हिसाब से फिल्म के बारे में सोचता था वो पूरी चीज पुरानी हो गई है। अब यही स्थिति डे टू डे इवॉल्व होती है। कल तक बच्चे कहते थे मैं टिकटॉक के लिए वीडियो बनाऊंगा और लोड करूंगा, अब टिकटॉक तो है नहीं, अब इंस्टाग्राम पे लोड कर रहे हैं। अब टीचर जो है उसे इंस्टाग्राम का आधे टाइम पता नहीं होता कि इसका क्या होता है। तो ये अध्यापन का चैलेंज आ गया है कि अब कल के जाने वाले बच्चे को आप सिर्फ भारतीय लोक कला और भारतीय संस्कृति की बात नहीं करेंगे, उसको ये भी बताएंगे कि इसको मिला के इंस्टाग्राम पे कैसे डालेगा, तब वो आपकी बात सुनेगा, नहीं तो वो आपकी बात सुनेगा नहीं। तो इसलिए ये पूरा चैलेंज हर एक के लिए है, पढ़ाने वाले के लिए भी है और पढ़ने वाले के लिए भी है। इतना काफी होगा मेरे ख्याल से अब के लिए। सुरेश जी धन्यवाद प्रोफेसर, आपने बहुत ही जो है विस्तृत रूप में हम सभी को समझाया कि आज की चुनौतियां क्या है, और प्रोफेसर संदीप मारवा ने जो है जो अवसर के बारे में हमारे सामने जो उपलब्ध है उसके बारे में बताया। बहुत ही एक विस्तृत
एक चर्चा हमारे बीच में आप दोनों के रहते हुए हम लोगों ने सिनेमा के शैक्षणिक संस्थाएं, उनके सामने जो चुनौतियां हैं, उनकी दिशा और दशा और जो अवसर हैं, उसके बारे में हमने चर्चा की। हमने रेगुलेटरी मैकेनिज्म की आवश्यकता, खासकर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के संदर्भ में चर्चा की। हमने कहा कि किस तरीके से आइडियोलॉजी में जो है, आइडियोलॉजी जरूर रहे लेकिन एक्सेप्टेंस का, यानी कि स्वीकार्यता एक दूसरे का, विचारों का, जो लोकतंत्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, उसका रहना बहुत आवश्यक है। तभी जाकर जो है हमारे यहाँ अलग अलग विचार पनपेंगे। इस जो लोकतांत्रिक जो हमारा विचारधारा है वो मजबूत होगा। इस विषय के बारे में आपने चर्चा की। आपने कहा कि किस तरीके से कंटेंट को जो है, खासकर भारतीयता को, राष्ट्रीयता को, सामाजिक सरोकार को हमें और अपने पाठ्यक्रमों में समाहित करने की आवश्यकता है। इसके बारे में भी हम लोगों ने चर्चा की। मुझे लगता है कि बहुत ही एक विस्तृत, व्यापक और सारगर्भित एक चर्चा ये रही है, और मुझे विश्वास है कि इससे जो है एक नया चिंतन का एक प्रक्रिया, पूरे देश में एक नया विमर्श इसको लेकर शुरू होगा। आपने और हमारे संदीप मारवा जी ने, दोनों ने अपने बहुत व्यस्ततम जो आपका दिनचर्या रहती है, उसमें से रविवार के दिन आपने समय निकालकर आपने साथ दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे विश्वास है कि आगे भी ये चर्चा जो है जारी रहेगी और हमारे दर्शकों को, हमारे श्रोताओं को ये कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। आपका फीडबैक का हमें इंतजार रहेगा। पुनः मैं आयोजकों को, भारतीय चित्र साधना और विश्व संवाद केंद्र भारत को, उनके अधिकारियों को मैं, और कार्यकर्ताओं को, जो लोग पर्दे के पीछे रहकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जिन्होंने योगदान किया, आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि बहुत ही एक सार्थक चर्चा को आपने आयोजित किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।